लियारी का कोई बच्चा जब शरारत करता तब उसकी माँ बोलती थी कि सो जा बच्चा वरना रहमान डकैत आ जाएगा। दोस्तों ये किसी हिंदी एक्शन फिल्म का घिसा पिटा डायलॉग नहीं बल्कि ये कराची के दिल में बसी एक पुरानी जिंदा लेकिन जख्मों से भरी बस्ती की असली हकीकत है। लियारी पाकिस्तान का वो इलाका जहाँ सुबह का मतलब था गोलियों की आवाज, narrow lanes, gunfire furnaces, enmity, और शाम को धुआं चीखे और जलती हुई गलियों की सरगोशी इस पूरी बस्ती को घेर लेती थी। इसी मिट्टी से ऐसे कई गैंगस्टर्स निकले जिन्हें लोग कभी रॉबिन हुड की तरह देखते तो कभी ना मिटने वाले किसी ताकतवर विलन की तरह। लियारी की इन्हीं गलियों में दुश्मनी की ऐसी निर्मम कहानियां लिखी गई जहां एक गैंगस्टर ने अपनी मां का ही कत्ल कर दिया और एक बदमाश का सर काटकर उसके साथ फुटबॉल खेला गया। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ इन गैंगस्टर्स या फिर उनकी वायलेंस की कहानी नहीं बल्कि इस वायलेंस के दम पर जुर्म की दुनिया पर बादशाहत की ये ऐसी कहानी है जिसकी मिसालें दुनिया भर में और कम ही देखने को मिलती है। असल में ये कहानी है पॉलिटिक्स और पावर की, उन इनविजिबल हाथों की जो गैंग्स को पालते बचाते और बादशाह बनाते रहे। ये कहानी है ऐसी गरीबी की जो नई नस्ल को हथियार और क्राइम की तरफ धकेलती रही। ये कहानी है ड्रग्स स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन और टारगेट किलिंग के ऐसे अंडरग्राउंड नेटवर्क की जिसका कराची ही नहीं पूरी पाकिस्तान की सियासत पर असर रहा। तो क्या था ऑपरेशन लियारी, कैसे पाकिस्तान रेंजर्स ने इस अंडरवर्ल्ड को जड़ से उखाड़ दिया और क्यों जहां कुछ लोग इन गैंगस्टर्स के नाम से थर-थर कांपते थे तो वहीं कुछ उन्हीं बदमाशों को अपना रखवाला भी समझते थे। आज की इस फैक्टिफाइड की वीडियो में हम जानेंगे लियारी के गैंगस्टर्स की पूरी स्टोरी जो आपको किसी फिल्म में देखने को नहीं मिलेगी। तो पॉपकॉर्न कॉफी लेकर बैठ जाइए और हो जाइए तैयार इस फैक्टिफाइंग सफर पर जाने के लिए। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन, हमें बहुत से सब्सक्राइबर्स ने बताया है कि उनको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती। अब ये यूट्यूब एल्गोरिदम का कमाल है या फिर कोई ग्लिच, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन आप सभी से अपील करते हैं कि जो भी हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं वो हमें एक बार अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। बाकी जो नए व्यूअर्स हैं पहले वीडियो पूरा देखें और फिर डिसाइड करें कि क्या करना है। Factified. Facts on your face. अब लौटते हैं लियारी कराची में। पानी शुरू हो गई है और ये चारों तरफ से पानी की जगह आप देख सकते हैं कि एक चैप्टर 1 द राइज ऑफ कराची अंडरवर्ल्ड। ये है 1960 का लियारी, एक शांत टाउन जहां हर तरफ कूड़े की बदबू आती है। गरीबी और बेरोजगारी से तंग लोग लियारी छोड़कर जाने पर मजबूर हैं। हर जगह एक अजीब सा सन्नाटा है जैसे मानो किसी बड़े तूफान के आने से पहले की शांति हो। तभी लियारी के काकड़ी मैदान में कदम रखता है शेरू बलोच। शेरू वो लड़का था जिसे जिंदगी ने गैंगस्टर बनने के अलावा कोई दूसरा रास्ता दिया ही नहीं। उस वक्त शेरू के सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो लियारी छोड़कर भाग जाए एक बेहतर जिंदगी की तलाश में, या फिर यहीं रुककर उस कचरे के पहाड़ पर अपना राज जमाए। शेरू ने वो रास्ता चुना जहाँ से वापस लौटना मुश्किल था। उसने लड़ना चुना और लियारी को अपनी जंग का मैदान बना दिया। अपने शुरुआती दिनों में शेरू पोर्ट पर मजदूरी करता था। सुबह से शाम तक बोरियां उठाना, लोड संभालना यही उसका काम था। वहीं उसने देखा कि पोर्ट पर एक गैर कानूनी धंधा चलता है और वो था इंपोर्टेड माल को ड्यूटी पे किए बिना बाहर निकालने का। इसमें एक रात में ही इतना पैसा बनता था जितना शेरू पूरे महीने की मजदूरी से भी नहीं कमा पाता था। यहीं से शेरू का दिमाग हिलना शुरू हुआ। उसका पहला गलत कदम तब पड़ा जब एक रात उसने गार्ड को कुछ नोट थमाकर 2 क्रेट्स गायब करवा दिए। बस फिर क्या था, शेरू का नाम गलत लोगों के बीच घूमने लगा। फिर धीरे धीरे जब शेरू ने पैसा कमाना शुरू किया तो अपने साथ और लोगों को भी शामिल करता गया और देखते ही देखते उसकी एक पूरी मिनी गैंग खड़ी हो गई जो शेरू के इशारे पर मारपीट या फिर किसी का कत्ल तक कर सकती थी। शेरू का मानना था कि सीधा काम करके कुछ हाथ नहीं आता। जब सिस्टम ही वसूली पर चल रहा हो तो इंसान गलत रास्ता ढूंढता नहीं, वो रास्ता खुद उसके सामने आ जाता है। लेकिन शेरू अकेला नहीं था, उसके साथ एक और नाम उभर रहा था और वो था दद्दल मोहम्मद का। कुछ लोग कहते हैं कि दद्दल उसका असली भाई था तो कुछ कहते हैं करीबी रिश्तेदार था, पर एक बात पक्की थी, दोनों एक ही जैसी टूटी हुई दुनिया से निकले थे और दोनों ही जानते थे कि सीधा रास्ता उनके नसीब में नहीं लिखा। पोर्ट पर छोटे मोटे गैर कानूनी काम करना हो, इलीगल माल निकालना हो या फिर रात के अंधेरे में पुलिस के सिग्नल खरीदना, दिमाग शेरू का चलता था तो हाथ दद्दल का। ये दोनों मिलकर लियारी के पहले ऐसे असली प्लेयर्स बने जिनके पास मसल और ब्रेन दोनों था और इसीलिए ये कराची की क्राइम स्टोरी का पूरा चैप्टर बदलने वाले थे। 1960 के एंड तक शेरू और दद्दल सिर्फ लियारी के लोकल गैंगस्टर्स ही नहीं रहे, वो कराची पोर्ट के स्मगलिंग इकोसिस्टम का भी हिस्सा बन चुके थे। उस दौर में कराची पोर्ट साउथ एशिया का सबसे बिजी ट्रेड हब था और ईरान और बलूचिस्तान से लगते कोस्टल रूट से इलीगल पेट्रोलियम, सिगरेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और हथियार तक की स्मगलिंग का गढ़ बनता जा रहा था। वहीं पाकिस्तान में सेंट्रल अथॉरिटी वीक थी और तनख्वाह कम होने के चलते
कोस्ट गार्ड, लोकल पुलिस बहुत ज्यादा करप्ट, जिसके चलते शेरू और दद्दल का पोर्ट पर कार्गो हैंडल करने वाले पोर्टर से लेकर डॉक वर्कर्स और शिप ऑफिसर से लेकर पुलिस, उसकी सेटिंग सबके साथ थी। इन दोनों का बलोच कनेक्शन भी बड़ा काम आया और इनका बलोच ट्राइबल स्मगलिंग रूट्स पर भी इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। ये दोनों मिलकर एक प्रोटो माफिया स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे थे, जिसका स्केल उस वक्त कराची में किसी ने सोचा भी नहीं था। लियारी की गलियां भी इनकी गैंग के लिए परफेक्ट थी, क्योंकि ये भूल भुलैया जैसी तंग जिगजैग लेन्स पुलिस को अंदर आने नहीं देती थी। ऊपर से बलोच कम्युनिटी का टाइट निट सेटअप हर आउटसाइडर को तुरंत पहचान लेता था, इसीलिए यह रेड मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। पोर्ट के बिल्कुल पास होने से स्मगलिंग, ड्रग्स और वेपन्स के रूट यहीं से गुजरते थे। इसीलिए सदियों पुरानी गरीबी और स्टेट के फेलियर ने इन लोगों को इन गैंग्स पर डिपेंडेंट बना दिया। लेकिन इस कहानी का रुख तब बदला जब शेरू की मौत की खबर आई। चैप्टर 2, लियारी द क्राइम कैपिटल। 1973 से 1989 के बीच शेरू या तो राइवल गैंग की गोली खाकर मरा या फिर एक अनऑफिशियल एनकाउंटर में मार दिया गया। असली सच क्या है इससे कोई वाकिफ नहीं, सिर्फ अफवाहें हैं जो हवा की तरह लियारी की गलियों में घूमती रही। शेरू के जाने के बाद दद्दल मोहम्मद अकेला पड़ गया। 1970 के खत्म होने तक दद्दल कराची क्राइम सीन को अपने ओल्ड स्कूल तरीकों से चलाता रहा। लेकिन कराची में अब सिर्फ स्मगलिंग ही नहीं हो रही थी, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इन स्ट्रीट गैंग्स को अपना मसल बनाना शुरू कर दिया था। जुल्फिकार अली भुट्टो के जमाने में लियारी पीपीपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुका था और यही वो एरा था जब लियारी गैंग नेटवर्क की दूसरी जनरेशन आई। दद्दल मोहम्मद के टाइम तक लियारी का इलीगल काम मेनली स्मगलिंग का था, लेकिन 80 के दशक में अफगान हेरोइन बूम को चाहिए थी 3 चीजें: एक बड़ा नेटवर्क, रूथलेस इन्फोर्समेंट और पॉलिटिकल कवर। दद्दल के पास ये तीनों नहीं थे, इसीलिए वो साइड हो गया। उसके कमजोर पड़ने के बाद कई स्मगलिंग रूट्स पर हाजी लालू, जो रहमान डकैत का चाचा था, उसका नेटवर्क उभरने लगा। रहमान, जिसने सिर्फ 13 साल की उम्र में पहला खून किया था, एक खूंखार बेरहम शख्स था। कुछ लोग कहते हैं कि उसने अपनी माँ तक को खबरी होने के शक में पंखे से लटकाकर मार डाला था। हाजी लालू का ये फियर्स ग्रुप वो सब क्वालिटीज रखता था जो इस नई हीरोइन इकोनॉमी को चाहिए थी। अफगानी हीरोइन मकरान कोस्ट से छोटी छोटी फिशिंग बोट्स में पाकिस्तान में एंटर करती और कराची पोर्ट के आसपास से ही उसकी कटिंग और शिपिंग का काम किया जाता। इस पूरे ऑपरेशन को प्रोटेक्शन और लॉजिस्टिक्स देने का काम था हाजी लालू एंड कंपनी का। अरशद पप्पू जैसी कई छोटी गैंग्स जिनके पास दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट था, वो भी इस दौरान पावर के लिए हाजी लालू की गैंग से भिड़ती रही। लेकिन पावर में बैठी पीपीपी से पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिलने के चलते इनको रोकने वाला पूरे कराची में कोई नहीं था। पर दोस्तों, वक्त एक बार फिर बदलने वाला था। 1990 में पीएमएल पार्टी के नवाज शरीफ की सरकार बनी तो लियारी की इन गैंग्स को निशाना बनाया गया। डॉन आर्काइवल रिपोर्ट्स के मुताबिक 1992 से 96 के बीच कराची में सबसे बड़े एंटी ड्रग रेड्स हुए, जिनमें लालू के बहुत सारे लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर्स पकड़े गए। फिर 2001 में हाजी लालू अरेस्ट हुआ तो रहमान डकैत ने कराची नेटवर्क की भागदौड़ संभाली। रहमान का काम करने का तरीका अलग था और उसके पास कुछ ऐसा था जो लालू के पास नहीं था। वो ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना जानता था और उसके पास यंग और फियरलेस लड़कों की ऐसी फौज थी जो उसके कहने पर कुछ भी कर सकती थी। लियारी की सड़कें उसके एक इशारे पर खून से सन जाती और पुलिस तक उसका कुछ नहीं कर पाती। अपने कजन उजैर बलोच और बाबा लाडला जैसे वैशी गैंगस्टर्स के दम पर रहमान डकैत ने एक्सटॉर्शन, ट्रैफिकिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स का ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया कि अब उसका इन्फ्लुएंस पूरे पाकिस्तान में महसूस किया जाने लगा। रहमान ये भी जानता था कि अगर उसे पावर में बने रहना है तो उसे अपने लोगों की सपोर्ट की जरूरत होगी। इसीलिए एक तरफ जहां वो अपने दुश्मनों को कसाईनुमा मौत देता था, वहीं गरीब लोगों की मदद भी करता था, फिर चाहे वो किसी की शादी करवानी हो या फिर किसी को इलाज के लिए पैसे देना। इसी के चलते लियारी के लोगों के लिए रहमान की इमेज रॉबिन हुड जैसी बन गई थी। चैप्टर 3, एंट्री ऑफ गैंग्स इन पॉलिटिक्स। 21वीं सदी आते आते लियारी की गलियां सिर्फ गैंग्स के लिए नहीं बल्कि पॉलिटिक्स के लिए भी खेल का मैदान बन चुकी थी। पॉलिटिकल पार्टीज को इन गैंग से डबल फायदा था। अगर गैंग्स पार्टी के लिए काम करती तो उनका वोट बैंक भी सिक्योर होता और अगर पार्टी को कभी मसल पावर की जरूरत पड़ती तो ये गैंग्स दुश्मन को मिट्टी में मिला देती। लियारी पाकिस्तान पीपल पार्टी का गढ़ था और इस पार्टी के लोकल लीडर्स ने इनडायरेक्टली रहमान डकैत को सपोर्ट किया ताकि ये कराची पर अपना राज बरकरार रख सके। इस अनकंडीशनल सपोर्ट की मदद से पीपल्स अमन कमेटी नाम का एक नया स्ट्रक्चर उभरा, जो फॉर्मली एक पॉलिटिकल फ्रंट तो नहीं था पर एक गैंग प्लस पॉलिटिकल नेक्सस जरूर था। पीएसी के आने से गैंग्स का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज हुआ। ड्रग स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन और इलीगल ट्रेड अब किसी कन्वेंशनल बिजनेस की तरह चलाए जाने लगे। पीएसी की एक आर्म्ड विंग भी थी जो रहमान के नेटवर्क को प्रोटेक्ट करती, गलियों में चेक पॉइंट्स बनाती और गैंग्स के बीच की फाइट से सेटल करती। लेकिन ये स्ट्रक्चर भी ज्यादा लंबा नहीं चला। गैंग्स अपनी मनमानी करने लगी, पॉलिटिकल लीडर से भिड़ने लगी, जिसके बाद रहमान डकैत, जो पहले उनकी रैलीज में भीड़ जुटाने का काम करता था, अब उन्हें एक खतरे के तौर पर नजर आने लगा।
चैप्टर 4 द एंड ऑफ रहमान डकैत। दोस्तों, रहमान जितना बेरहम अपने दुश्मनों के लिए था, उतना ही मेहरबान था अपने लोगों पर, और यही दो चेहरे रहमान को लैरी का असली डॉन बनाते थे। 2006-07 आते आते रहमान डकैत ने अरशद पप्पू की गैंग को खुलेआम निशाना बनाना शुरू कर दिया। गोलीबारी, धमाके, आगजनी, लैरी की गलियों का रोज का माहौल बन गया। कराची हर दिन न्यूज हेडलाइंस में आने लगा और सियासतदानों पर सवाल भी तेज हो गए। 2009 आते आते कराची किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन का शहर बन चुका था। हर बिजनेस फैमिली, हर दुकानदार, हर फैक्ट्री ओनर बच्चों को स्कूल भेजने से पहले दुआ करते कि उनका बच्चा वापस लौट आए। पुलिस के पास कंप्लेंट्स तो आती, पर ना तो कोई गवाह मिलता और ना ही कोई सबूत। फिर जब स्टेट ने फाइल्स खोलकर देखी तो सबसे ऊपर एक ही नाम चमक रहा था, और वो था रहमान डकैत का, जिसके साथ जुड़ा था मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और आर्म्स ट्रैफिकिंग का एक लंबा रिकॉर्ड, और साथ ही एक और लाइन जो हर ऑफिसर को परेशान करती थी, और वो थी हाईली प्रोटेक्टेड इनसाइड लैरी। लेकिन अगस्त 2009 की एक रात एक टॉप सीक्रेट मिशन के तहत रहमान डकैत एक पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। इस मिशन में इन्वॉल्व्ड कराची पुलिस के ऑफिसर्स ने एनोनिमसली मीडिया को बताया था कि एनकाउंटर का ऑर्डर ऊपर से आया है। अब रहमान डकैत मर चुका था। लैरी की गलियां एक बार फिर खामोश हो गई। रॉबिनहुड की कहानी, डॉन का राज, ये सब कुछ एक रात में खत्म हो गया। लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर तक नहीं रही। रहमान के मरने के बाद सेकंड इन कमांड उजैर बलोच कुर्सी पर बैठ गया, और जैसे ही उजैर ने रेन संभाली, पीपीबी का पॉलिटिकल सपोर्ट फिर से इस गैंग के पास लौट आया। जो काम पहले रहमान देखता था, अब वही काम उजैर ने अपने हाथों में ले लिया। चैप्टर 5 वॉर इन स्ट्रीट्स। रहमान की मौत के बाद पुलिस ने सोचा था कि लैरी में अब गुंडा राज खत्म हो जाएगा, लेकिन सभी गैंग्स ने अपने अड्डे और ज्यादा मजबूत कर लिए। रहमान को जिस तरह से मारा गया था, लैरी की जनता की सिंपैथी इन गैंग्स के साथ चली गई थी। लैरी को नो गो जोन डिक्लेयर कर दिया गया। नायाबाद, कालाकोट, सिंगोलेन, बगदादी, हर गली में उनके चेक पॉइंट्स थे। छतों पर स्पॉटर्स, नीचे बंदूकें थामे गैंगस्टर्स, और खिड़कियों में शार्प शूटर्स जो पुलिस को देखते ही घेर कर मार डालते। हर एक्सटॉर्शन पॉइंट प्रोटेक्टेड था। हर रूट का कोई मालिक था, हर गली का चार्ज था, और हर डिस्प्यूट का फैसला भी। फिर 2011 में सिचुएशन बिल्कुल हाथ से चली गई। लैरी पर कंट्रोल के लिए कई गैंग्स आपस में भिड़ने लगी। गैंग मेंबर्स लैरी की गलियों में बंदूकें लेकर घूमने लगे। बच्चों का स्कूल में जाना मुश्किल हो गया। अस्पताल में इलाज भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो गैंग वॉर में हुए जख्मी लोगों या उनकी लाशों से भरे रहते। और फिर अप्रैल 2012 में पाकिस्तान सरकार का एक बोल्ड डिसीजन आया, जिसका नाम था ऑपरेशन लैरी। चैप्टर 6 ऑपरेशन लैरी। इस बार लैरी की सड़कों पर सिर्फ पुलिस नहीं, आर्मर्ड जीप में सवार पाकिस्तानी रेंजर्स उतरे। इन हाईली ट्रेन्ड पाकिस्तानी रेंजर्स का मकसद गुंडों को हवालात में डालना नहीं था, बल्कि इनके पूरे नेटवर्क को जड़ से मिटाना था। सिविलियंस को एरिया छोड़ने के लिए कहा गया, और फिर शुरू हुआ कराची का सबसे अग्रेसिव क्रैकडाउन। लैरी को 3 वॉर जोन्स में डिवाइड किया गया। हर एग्जिट सील्ड थी, हर छत पर स्नाइपर थे, और हर गली पर चेक पॉइंट। गैंगस्टर्स का कम्युनिकेशन कट गया, मूवमेंट फ्रीज हो गई, और बाहर निकलते ही उनका इंतजार कर रही होती थी इन रेंजर्स की गोलियां। सबसे पहले निशाना बनाए गए इन गैंग्स के अड्डे, वो जगह जहां रात को फैसले होते थे। रेंजर्स ने छोटे पर सर्जिकल कोवर्ट ऑप्स किए। इनके सभी छुपने के ठिकाने अब राख का ढेर बन चुके थे, और पीएसी का पूरा सिस्टम भी तहस नहस हो गया। गुंडे भी समझ चुके थे कि अब ये जंग कंट्रोल के लिए नहीं, बल्कि खुद की जान के लिए लड़नी पड़ेगी। 2014-15 आते आते पीएसी अपने वजूद के लिए जद्दोजहद कर रही थी, और स्मगलिंग के सभी रास्ते भी एक एक कर बंद हो रहे थे। इसीलिए जो लोग कल तक लोगों को डराते थे, आज खुद खुली हवा में सांस लेने से भी घबराने लगे। हर सुबह उनके लिए एक ही सवाल होता कि कौन पकड़ा जाएगा, कौन मरेगा, या फिर किसकी लाश मिलेगी। 16 में उजैर बलोच भागने की कोशिश में था, जब रेंजर्स ने बॉर्डर पर उसे पकड़ लिया। फिर 2017 में मैसेज आया कि बाबा लाडला भी मिल गया है। 30-40 मिनट की नॉनस्टॉप फायरिंग के बाद जब धूल बैठी, तो रहमान डकैत की लेगेसी का आखिरी पत्ता भी झड़ चुका था। लैरी की सड़कें, जो कभी गैंग वॉर का बैटल पहली बार इतनी खामोश थी। ऑपरेशन लैरी सक्सेसफुल रहा। लैरी पर इन गैंग्स का शैडो रूल खत्म हुआ। जो कुछ गैंग्स बच गए, वो छिपकर चुपचाप अपने गैर कानूनी धंधे करने को मजबूर हो गए। चैप्टर 7 द न्यू एरा बिगिंस। दोस्तों, आज के दौर में लैरी में गैंग्स तो हैं, लेकिन क्राइम बहुत कम हो चुका है। इलेक्शन रैलीज में नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर नहीं आना पड़ता, और जो मोहल्ले पहले शूटर्स और किलर्स पैदा करते थे, आज पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल्स के फुटबॉलर, बॉक्सर्स, आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस दे रहे हैं। इसीलिए ये मिसाल है पूरी दुनिया के लिए कि अगर सिस्टम की नीयत हो तो बड़े से बड़े माफिया को भी मिटाया जा सकता है। खैर, अब टाइम आ चुका है इस वीडियो को खत्म करने का। कंटेंट पसंद आया हो तो फैक्टिफाइड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। तो जल्द ही फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।